बड़ी खबर, महंगाई को लेकर लोकसभा में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन को स्थगित करने के पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस के 4 सांसदों को हंगामा करने के लिए नामित किया। नियम 374 के तहत कांग्रेस के 4 सांसदों को अब पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये जो कार्रवाई की गई है वो नियम 374 के तहत की गई है। बड़ी खबर यही है कि महंगाई को लेकर लोकसभा में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बढ़ती हुई कीमतें, जीएसटी जो लगाई गई है पैक्ड फूड के ऊपर, दूध दही के ऊपर, उसको लेकर लगातार विपक्ष का हल्ला बोल और कांग्रेस के 4 सांसदों को इस मॉनसून सत्र से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। रम्या हरिदास, टीएन प्रतापन को निलंबित किया गया है। ये वो नाम, सांसद ज्योतिमणि और प्रशांत ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लगातार विपक्ष का हो हल्ला महंगाई को लेकर चल रहा है जब से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है और अब ये सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। क्या दलील दी गई है स्पीकर के द्वारा? जी देखिए, जैसे ही आज हम जानते हैं संसद की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई क्योंकि आज राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था। जैसे ही 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई, पिछले हफ्ते की तरह ही महंगाई पर विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष के सांसद बीचों बीच आ गए सदन के और हाथों में प्लेकार्ड लेकर लगातार हल्ला कर रहे थे, तो कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित की गई। उसके बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, फिर से हंगामा जारी रहा, तो सरकार की ओर से एक प्रस्ताव मूव किया गया कि 4 सांसदों को, फिलहाल केवल 4 सांसद जो कांग्रेस से आते हैं, 2 तमिलनाडु के हैं, 2 केरल से हैं, इन चारों सांसदों को पहले नामित किया गया। उसके कुछ देर के बाद फिर एक प्रपोजल मूव करके इन 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो पहले से ही सदन में गतिरोध बरकरार था महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर, लेकिन अब ये तय है कि अब इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष और सरकार के बीच तकरार बढ़ने वाली है, क्योंकि चारों सांसदों को सदन का जो पूरा 12 अगस्त तक ये सत्र चलना है, 12 अगस्त तक के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की है सरकार ने, जो सदन में हंगामा चल रहा था। स्पीकर को मुख्य जो आपत्ति इस बात पर थी कि जो सांसद है वो हाथों में रोज प्लाकार्ड लेकर और साइड को जो कैमरा होता है उसको बार बार बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका कहना था कि ये विरोध का सही तरीका नहीं है। वजह देखिए प्रशांत, आप भी जानते कि वजह कुछ भी रहे, संसद के एक दिन की कार्यवाही में करोड़ों रुपया खर्च होता है और वो मेरे और आपके यानी इस देश के नागरिकों के टैक्स का पैसा है। इसलिए अगर संसद नहीं चलती है तो ये सबका नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। सावन के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया। योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद जिलों से होकर निकलने वाली कांवड़ यात्रा का हवाई जायजा लिया। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से अधिकारियों ने फूल पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण किया और दूसरे हेलीकॉप्टर से अधिकारियों ने पुष्प वर्षा की इन कांवड़ियों के ऊपर। हरिद्वार से जल लेकर, गौमुख से जल लेकर अपने अपने आसपास के मंदिरों में पहुंचते हैं ये शिव भक्त कांवड़िए और शिवरात्रि के दिन इस जल को अपने पास के मंदिर में चढ़ाते हैं। और कांवड़ियों की इस समय यात्रा निकल रही है, उसी का सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कांवड़ पथ का कि सब कुछ व्यवस्था ठीक है। और दूसरी तरफ अधिकारियों ने शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की। बहुत अच्छा लग रहा है कि अधिकारियों के द्वारा ये पुष्प वर्षा की जा रही है, लेकिन हजारों युवा हैं जो इस समय सड़कों पर निकले हुए हैं, नौकरी की मांग कर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। काश उनकी भी कोई सुध ले लेता, उनके ऊपर भी फूल बरसा लेते। आगे बढ़ेंगे। देश में जब भी मानसून आता है तो राहत और आफत साथ लेकर आता है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक जोरदार बरसात हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए हैं। मध्य प्रदेश इस वक्त मानसून की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। कई जिलों में सड़क, पुल सब पानी में डूब गए हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान की अगर बात करें तो बारिश का कहर जबरदस्त तरीके से वहां जारी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी नदियां जो है वो उफान पर हैं और महीने के आखिर में और बरसात का अलर्ट जो है वो लोगों की दिक्कतों को, लोगों की चिंता को और बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तमाम वो तस्वीरें महाराष्ट्र और उत्तराखंड जहां पर इस समय नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और बारिश के चलते हुए लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से इंसान ही नहीं, सड़क पर भी बारिश की मार पड़ी है। 529 करोड़ की लागत से
बने भोपाल जबलपुर हाईवे का सर्विस रोड और पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। कहीं सड़क के नीचे की जमीन धंस गई है तो किसी हिस्से में पूरी जमीन ही गायब हो गई है। ये पुल देखिए आप, 540 करोड़ की लागत से बना था ये पुल, 529 माफ कीजिए। होशंगाबाद हाईवे पर खड़े हुए हैं और भोपाल से होशंगाबाद जोड़ने वाली इस रोड पर बीच में पड़ता मंडीदीप। उस मंडीदीप के रास्ते में जाने पे इस पुल के पास कलियासोत नदी का पुल है और पुल पे जो हाईवे है, हाईवे की जो सर्विस लेन है वो कैसे बुरी तरह ढह गई है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए कि किस तरीके से ये हाईवे का जो पुल था, पुल का जो सर्विस लेन थी, वो सर्विस लेन कल जो कलियासोत नदी में जिसमें जम के पानी आया और जब भोपाल से पानी जब उसको छोड़ा गया तो ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा किस बुरी तरह से ढह गया है। ये हादसा, ये दुर्घटना रात में हुई है जब पूरे का पूरा एक हिस्सा जिस पर पुल पे चढ़ने के लिए सर्विस लेनी थी बुरी तरह ढह गया है। और इसके चलते ये जो मेन जो पुल है इसमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पीछे नीचे तक ये जो नीचे तक क्रैक्स हैं ये इस मेन पुल पे भी आ गए हैं। और ये हाईवे ठीक 1 साल पहले ही बना है और 1 साल पहले और पहली बारिश में ही इसका ये हाल हो गया है। अब इसकी गुणवत्ता देखिए किस तरह पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा भर भरा के गिर गया है। ये पहली बारिश ही नहीं झेल पाया। मैंने आप इसकी गुणवत्ता को देखिए, पहली बारिश में ही इसके ये बुरे हाल हो गए हैं कि एक पूरा का पूरा पोर्शन कलियासोत नदी जब उफनाई तो उसको ले गिरी और इसके बाद ये पूरा हिस्सा गिर गया है और पूरे में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये पूरा जो नेशनल हाईवे था 550 करोड़ रुपए की लागत से बना था और तकरीबन 6 महीने पहले ही यहाँ से आवागमन शुरू हुआ था। भोपाल को होशंगाबाद से जोड़ने वाला ये रास्ता है, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है और वो ट्रैफिक को अब डाइवर्ट किया गया है। मगर सबसे बड़ी बात कि जो सरकारी कामकाज में जिस तरीके से गुणवत्ता होती है वो दिखा रही है कि इतना बड़ा एनएच का अमला एक ठीक से ब्रिज का सर्विस लेन भी नहीं बना पाया और जो बनाया वो पहली बारिश ही नहीं झेल पाया और पहली बारिश में ही पूरा एक हिस्सा नदी में समा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए तबाही का तांडव इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश राजपूत मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। ब्रजेश राजपूत, 529 करोड़ की लागत से ये पुल बना, मेरा आपका पैसा है, टैक्स का पैसा है, तब इस तरीके की कोई चीज बनती है और पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। गुणवत्ता की आपने बात की, लेकिन साथ ही आपने मेन पुल पर क्रैक्स भी दिखाए। क्या ट्रैफिक को रोका गया है? एहतियाती कदम कुछ उठाए जा रहे हैं? कोई रास्ता साथ में ऐसा दिया गया है जहां से ट्रैफिक को पार कराया जा सके, या भगवान भरोसे यहां से गुजरते रहिए, टूट गया तो टूट गया? नहीं सोमना, ये दरअसल 4 लेन ब्रिज है। 4 लेन ब्रिज में जो एक तरफ का जो हिस्सा था वो तो पुल के किनारे वाला हिस्सा था। नदी उफनाई और नदी पुल के किनारे से निकल के इस पुल के साथ में आई और साथ में जो नीचे इसका आधार था, इसका जो बेस था जो बड़ा कमजोर था, उसमें जब उसने थपेड़े मारे तो ये एक तरफ का हिस्सा पूरा गिर गया। और यहाँ जो बड़े बड़े क्रैक्स आए हैं उस क्रैक्स का असर ये जो दूसरी लेन है इस पर ही पड़ा हुआ है जिसकी मरम्मत का काम जारी है। और इसके बाद की जो 2 लेन है वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। दरअसल ये पूरा रास्ता भोपाल को होशंगाबाद, भोपाल को नागपुर, भोपाल को जबलपुर से जोड़ता है। और ये जो सबसे हैरानी की बात की, जो हमारे आपके पैसे का जो दुरुपयोग है उस पूरे मामले में उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, इस मामले में ना तो अभी तक सरकार की तरफ से कुछ पक्ष आया है, ना तो ये जो बनाने वाली कंपनी है CDS उसकी तरफ से कोई पक्ष आया कि आखिर ये गड़बड़ी क्यों हुई और कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसका गुनहगार है। जो हमारे आपके करोड़ों रुपए से बना ब्रिज जो पहली बारिश में ही बुरी तरह ढह गया। दरअसल पहली बारिश थी, आप समझ सकते हैं कि गुणवत्ता का क्या हाल है। कहते हैं विकास की गंगा बह रही है, मगर गंगा ऐसी नहीं बहनी चाहिए कि पहली बारिश में ही इस तरीके से ढह जाए। तो निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब तक ना सरकार का कोई बयान आया इस पूरे मामले में, ना ही कंपनी की तरफ से बयान आया। हाँ, थोड़ी बहुत मरम्मत का काम यहाँ पे औपचारिकता के लिए चल रहा है, मगर ये तो तय है कि आने वाले कम से कम 3 या 4 महीने इस पुल की मरम्मत का काम चलेगा, क्योंकि बारिश के दिन है और बारिश के दिन में इसकी मरम्मत फिलहाल तो रुकी रहेगी और जनता को परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो 4 लेन रास्ता 1 साल पहले ही खुला था वो पहली बारिश में ही बुरी तरह ढह गया। तो निश्चित ही बेहद गंभीर विषय है और सरकार इस पर गंभीरता दिखा के जवाब देगी। बिल्कुल ब्रजेश राजपूत, आऊंगी मैं आपके पास। ये तो हमने तस्वीरें दिखाई कि 529 करोड़ की लागत से पुल बना, कैसे ढह गया, पहली बारिश भी नहीं ले पाया। मध्य प्रदेश की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, सागर और ढिंडोरी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि बारिश जो है वो किस कदर तबाही बनकर बरस रही है इन इलाकों में। आप देखिए नदियां उफान पर हैं, मजबूरी समझिए लोगों की कि इसी बहते हुए उफनते हुए पानी
पानी में उनको पार करना पड़ रहा है एक रस्सी के सहारे, और जरा सी लापरवाही, जरा सी गलती हुई नहीं कि आपकी जान गई नहीं। इस पानी में आप तेज बहाव में बह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि पार तो करना है, घर तो जाना है, नौकरी पे तो जाना है, पढ़ने तो जाना है। तो ये सागर और डिंडोरी मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर मैं ब्रजेश का रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश, हर साल ऐसे ही बारिश आती है, इसी तरह से तबाही का तांडव हमें देखने को मिलता है, और मध्य प्रदेश से अक्सर ऐसी तस्वीरें हर मानसून में आती हैं, लेकिन कुछ भी ऐसी परमानेंट व्यवस्था सरकारें नहीं कर पाती हैं कि साहब बारिश आएगी तो स्थानीय लोग जो है उनके लिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। क्या ये कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, या कोई कोशिश ही नहीं करता? नहीं, निश्चित ही जो विकास के नाम पे जो अंधाधुंध पैसे खर्च किए जाते हैं उनमें कभी योजनाएं नहीं बनाई जाती। योजनाएं बनाई जाती हैं तो कागजों पे बन के रह जाती हैं, और जब वो कार्य रूप में परिवर्तित होती तो ये हाल हो जाता है कि एक अच्छा खासा नेशनल हाईवे का ब्रिज इस तरीके से पहली बारिश में ढह जाए। आप दूर मत जाइए, हम दूसरे जिलों की बात नहीं करते, हम भोपाल की बात करते हैं। भोपाल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हर बारिश में पानी भरता है, मगर हर साल भरता है, हर साल भरता है। ये बात नगर निगम को मालूम है, ये बात नगरीय प्रशासन को मालूम, मगर सबके बावजूद उन जगहों पर कभी ऐसी कोशिश नहीं की जाती कि अगली बारिश में इस बारिश से सबक सीखा जाए। निचली बस्तियों में पानी भरता है, कुछ बड़ी रोड से पानी भरता है, मगर ऐसा सीखा नहीं जाता कि हम ऐसी कुछ कोशिश करें। और ये पूरी सरकार का एक कामकाज करने का तरीका बता रहा है, कैसे लुंज-पुंज तरीके से इन समस्याओं से जाहिर सी बात है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इतना पैसा टैक्स में, आधे से ज्यादा तनख्वाह हम लोगों की चली जाती है, और अगर सुविधाएं भी ना मिले एक नागरिक को, तो आप सोचिए कि दिक्कत कहां पर है। राजस्थान की बात करेंगे, और राजस्थान के 12 में भी नदियां नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। एक बीमार बुजुर्ग महिला को लोग खाट की मदद से नदी पार करा रहे हैं। पार्वती नदी किनारे बसे कछावन गांव में नदी का पानी भर जाने से नजदीक के कस्बे छबड़ा से संपर्क कट गया है, लिहाजा गांव के बाहर जाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में गांव की एक बुजुर्ग बीमार महिला जब बीमार पड़ी तो छबड़ा के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए गांव वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक बड़े ट्यूब पर खाट को रखकर उस बुजुर्ग महिला को सुलाया गया, और फिर गांव वालों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया। आप दिक्कत समझिए, एक तो बीमार महिला, जाहिर सी बात है इस स्थिति में उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है, इन्फेक्शंस का डर, ये गंदा पानी, बहता हुआ पानी, लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ताकि इस बुजुर्ग महिला को सही समय पर उपचार मिल सके। इतनी मजबूरी शायद इस तस्वीर में देखने को मिल रही है कि दुख हो रहा है। पहाड़ी इलाकों की भी बात करना बेहद जरूरी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल से आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में मानसून की बारिश ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे चलते नदियां उफान पर है। मनाली की व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, तेज रफ्तार से पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। नदी का शोर आसपास के इलाकों में दहशत बढ़ा रहा है। नदी के करीब की इमारतें खतरे के बीचों बीच आ गई हैं, कई मकानों को तो नुकसान भी पहुंचा है। तो एक अस्थायी पुल जो बनाया गया था वो बह भी गया है। तो आप लोगों को देखिए, पूरब से पश्चिम तक बारिश के चलते हाहाकार, तबाही का तांडव इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या उत्तराखंड, हर जगह लगभग एक सी तस्वीरें। तो हालांकि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मॉल रोड है, तो वहां पर पानी का जल भराव नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे इलाके हैं उनमें स्थिति विकट है। और हिमाचल प्रदेश पर बारिश के चलते आई ये मुसीबत अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 जुलाई को भी, माफ कीजिए, राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। आने वाले दिनों में अगले 48 आवर के बाद जो है बारिश में बढ़ोतरी होगा। 27 के बाद जो है रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा और करीब सारे प्रदेश में बारिश होगी। उसमें हमने कुछ अलर्ट्स भी रखे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, ऊना, इन इलाकों में जो है एक दो जगह पे हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। तो हमें थोड़ा प्रिकॉशन रखना है एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ जुलाई, क्योंकि इसी तरह का मौसम बना रहेगा जैसे चल रहा है। और 27 तारीख के बाद जो है रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ेगा।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या मैदानी इलाके और क्या पहाड़ी इलाके, हिमाचल ही नहीं उत्तराखंड में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से तबाही मच गई है। मुनस्यारी तहसील में बीती रात भारी बारिश से चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी लीलम मार्ग बंद हो गया और आवाजाही ठप हो गई। ये देखिए आप तस्वीरें, भारी बारिश के चलते ये मिट्टी का कटान और जो पूरा हाईवे था वो बंद हो गया है। पिथौरागढ़ में जो भारी बारिश हुई, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और चिंता यह है कि अभी आने वाले कई दिनों तक बारिश का ऐसे ही अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड की ये तस्वीरें देखिए, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, हर जगह से एक सी तस्वीरें। बारिश ने तबाही मचा दी है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज कर ली गई है। लगातार बरसात होने से जिले के नदी नाले उफान पर है। जिले की तालेड़ा नदी में उफान आने से एक पुलिया पर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया, लेकिन इस पानी में एक सिरभरा युवक उफनते नाले को पार करता हुआ दिखा और सैलाब में फंस गया। लेकिन इस युवक के लिए स्थानीय लोग, पुलिस वाले देवदूत बनकर आए और उफनते पानी से बचा लिया। तो अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां इस तरीके से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, इस तरीके से नदियां उफान पर चल रही हैं, तो अपनी जान को जोखिम में न डालें। काम के लिए आप देर कर सकते हैं, जान है तो जहान है। और ईडी रिमांड में जाते ही बीमार पड़ने वाले ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर एम्स ने भर्ती करने से इनकार किया। कहा पार्थ पूरी तरह ठीक है, एडमिट करने की जरूरत नहीं है। तो पार्थ चैटर्जी को एम्स में भर्ती करने से मना किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के ऊपर जब छापे पड़े तो लगभग 21 करोड़ की नकदी, कई कागजात प्रॉपर्टीज के बरामद हुए। शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आया और उसके बाद पार्थ चैटर्जी ने कहा उनकी तबीयत खराब है। ईडी की रिमांड में जाते ही बीमार पड़े थे। अब भुवनेश्वर एम्स ने भी उनको भर्ती करने से मना किया। मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज्ञा, जब ऐसे बड़े बड़े लोग शिकंजे में आते हैं तो अक्सर शिकंजे में आते ही रिमांड पर जाते ही तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा ही कुछ पार्थो चैटर्जी के साथ भी हुआ, लेकिन अब तो भुवनेश्वर एम्स ने मना कर दिया है, तो अब तो ईडी के रिमांड में आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो बात कही जा रही थी एसएसकेएम अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था और उसके बाद वहीं पर उनका इलाज चल रहा था, ये कहकर कि तबीयत काफी खराब है, सीरियस है। लेकिन अब तो स्थिति में परिवर्तन आ गया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको भुवनेश्वर लाया गया। भुवनेश्वर में एम्स में आज सारी जानकारी और उनकी सारी शरीर की जांच हुई है। अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर एम्स के ही चीफ ने ये कह दिया है भुवनेश्वर में कि अब उनकी तबीयत ठीक है, उनकी कंडीशन इज नॉट सीरियस एंड ही विल बी डिस्चार्ज टुडे। इन शब्दों का इस्तेमाल करके ये साफ कर दिया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी गंभीर रूप से खराब नहीं है, उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है और उनको ईडी जहां ले जाना चाहे ले जा सकती है, क्योंकि उनकी तबीयत जिस आधार पर कही गई थी अब जांच में ऐसा कुछ आया नहीं। मनोज्ञा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये भी खबरें मिली थी कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी इन मंत्री के शिकंजे में आते ही, फंसते ही, और तो और इनका फोन भी नहीं उठाया। तो क्या माना जाए कि ममता बनर्जी अपनी छवि को लेकर बहुत गंभीर हैं और वो किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं? सुना, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि खुद पार्थो चैटर्जी से जब पूछा गया कि क्या आपने ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा फोन कोरेसिलाम नेत्री के पाई नहीं, नेत्री के फोने पाई नहीं। इसका मतलब ये है कि रात को 2 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में उन्होंने कई बार कॉल किया है और ये मेमो में भी लिखा है उन्होंने कि उनके परिचित में और अपने मित्रों में नाम लिखा है ममता बनर्जी का, जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, और राजनीतिक करियर दोनों का एक साथ करीब 30 वर्षों से ज्यादा का साथ में रहा है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जब उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश की तो ना तो फोन उठा और न ही पलट के जवाब भी आया। ठीक है मनोज्ञा, अब जो रिमांड है वो तो 2 दिन की थी, वो तो खत्म हो रही है, तो अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या आगे रिमांड बढ़ाई जाएगी या क्या हो सकता है, क्या कैसे समझें इसको?
अब तो दोबारा कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस आधार पर कहा जा रहा था कि उनको अस्पताल में रखना जरूरी है, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सारी मेडिकल रिपोर्ट में सारी चीजों में अंतर आ गया है। और उसके साथ साथ अब दोबारा ईडी की कस्टडी में ले जाने के लिए कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद जो भी कोर्ट आदेश देगा वही फॉलो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पार्थ चैटर्जी को पूरी तरह से ठीक कहा, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब क्योंकि उनकी रिमांड 2 दिन की थी, तो अब कोर्ट में पार्थ चैटर्जी को पेश किया जाएगा और आगे की रिमांड की मांग ईडी कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक्साइज नीति को लेकर सवालों में घिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का हमला बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। आज मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, आम आदमी पार्टी के ऑफिस का भी घेराव किया। बीजेपी मनीष सिसोदिया और जेल में बंद सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। और उधर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, सत्येंद्र जैन के ऊपर भी कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन बीजेपी हमलावर है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शराब नीति पर संग्राम, एक्साइज नीति के ऊपर इस समय ये हो हल्ला बीजेपी का। बीजेपी के प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने की। संवाददाता मदिया खान ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है। एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ आप इस वक्त देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है, जिसको पार करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। लगातार बैरिकेडिंग के ऊपर चल रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको वहाँ से हटाने का पूरा प्रयास जो है वो कर रही है। यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी थे, जिन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की और फिलहाल पुलिस ने बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ ले लिया है। और अब देखिए दोबारा से यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि जब बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ बैरिकेडिंग का पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी का, ये हो रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगातार कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंचे और उसका घेराव करें। इस वक्त मेरे साथ रामवीर सिंह भिदूड़ी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहली बात, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्यों? एक्साइज पॉलिसी से क्या तकलीफ, क्या वजह? देखिए, जब नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल ने लागू की तभी हमने विधानसभा में कहा था कि अरविंद केजरीवाल, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला आपकी सरकार के द्वारा किया गया है और एक दिन आएगा कि इसकी जांच सीबीआई से होगी और एक दिन आएगा कि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट है उनको जेल जाना पड़ेगा। इस वक्त आरपी सिंह मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग सड़कों पे उतर आए हैं, एक्साइज पॉलिसी का लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कहाँ कमियां? हम लगातार विरोध करेंगे। एक दिल्ली में रेवड़ियाँ बांटी गई, दिल्ली के टैक्स पेयर से अपने दोस्तों को रेवड़ियाँ बांटी गई। 174.36 करोड़ रुपए की रेवड़ियाँ आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से अपने दोस्तों को खुश किया गया। और इसी बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी दीपक रावत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। दीपक रावत, लगातार बीजेपी हमलावर है, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर तक ये पूरा हो हल्ला हो हंगामा पहुंच गया है, लेकिन दोनों ही सियासी दल आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अब आगे क्या? देखिए शोभना, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, दिल्ली में टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो फिलहाल जो सरकार है, दिल्ली सरकार, उसका ये कहना है कि ऐसे में कामकाज हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अधिकारियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एलजी ने अब अधिकारियों पर भी इंक्वायरी बैठा दी है, जिन्होंने नई शराब नीति जो तैयार की गई थी, आबकारी नीति, उसमें जो प्रोसेस में जो लोग शामिल रहे उनके खिलाफ भी जाँच बैठाई है। कहा है कि जिन्होंने इसकी जानकारी ऊपर अधिकारियों को नहीं दी कि इस तरह की नीति तैयार हो रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब सरकार कह रही है कि जब अधिकारी भी दबाव में रहेंगे, मंत्रियों के पीछे सीबीआई और ईडी को लगा दिया जाएगा, तो सरकार कैसे काम करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल जिस तरीके से लगातार एक के बाद उनके दफ्तर से खबरें आ रही हैं, उस पर भी आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि इस पूरे मामले में उपराज्यपाल अगर इसी तरीके के काम करना चाहते हैं, इस तरह की बात रखना चाहते हैं, तो उनको खुलकर सामने आना चाहिए। वो सोर्सेज के जरिए जो खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मीडिया तक पहुंचा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मामला ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ चीजें सही ढंग से, सही तरीके से नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो
अब जो है वो लड़ाई खुलकर सामने आ गई दिल्ली में, दिल्ली सरकार की और उपराज्यपाल की। कल भी एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें एलजी और सीएम को दिल्ली सरकार ने इन्वाइट किया था। दिल्ली सरकार का ही कार्यक्रम था, लेकिन उसमें दिल्ली सरकार नहीं गई। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके पोस्टर हटा दिए, वहां पर एलजी और प्रधानमंत्री की फोटो लगा दी, पुलिस ने पूरा कैप्चर कर दिया। तो अब एक बड़ा टकराव है और इस टकराव के बीच लोगों की चिंता इस बात को लेकर है शोभना कि दिल्ली में अब कामकाज कैसे होगा। बिल्कुल, और दीपक ये कोई नई कहानी नहीं है। पिछले जो एलजी थे अनिल बैजल, ये झगड़ा बरकरार है। पद पे व्यक्ति बदलता रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री वर्सेस एलजी जो है वो लड़ाई लगातार जारी है और इससे दिल्ली के लोगों का बेहद नुकसान होता है। दिल्ली में उपराज्यपाल वर्सेस केजरीवाल की जंग में बीजेपी का हमला तो जारी है, तो आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए उपराज्यपाल के आदेश पर ही सवाल खड़े कर रही है और इसे संसद में उठाने की बात कह रहे हैं। संवाददाता दीपक रावत ने संजय सिंह से बात की है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो टकराव चल रहा है वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एलजी ऑफिस से लगातार कुछ न कुछ सामने आ रहा है। कल भी एलजी ऑफिस से कहा गया है कि जो दिल्ली में नई आबकारी नीति आई है उससे रेवेन्यू बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय सिंह, लगातार जिस तरह की चीज़ें उधर से आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि गलत चीज़ें भ्रामक तरीके से फैलाई जा रही हैं, लेकिन आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आया है, वो तो कह रहे हैं कि रेवेन्यू घटा है। नहीं, उनका कहाँ कोई आधिकारिक बयान अगर उन्होंने दिया हो तो आप मुझे दिखाएं। मुझे तो जो जानकारी मिली उसके हिसाब से एलजी कार्यालय सोर्सेस के हवाले से खबरें प्रायोजित कर रहा है। मुझे लगता है कि ये उनके पद को शोभा नहीं देता। उपराज्यपाल का पद एक बहुत ही आदरणीय पद है और उस दफ्तर में बैठ के आप इस तरह से काम करें, पीछे दरवाजे से प्रायोजित खबरें छपवाएं और सोर्सेस से खबरें लीक कराएं, ये अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में यादवों के बड़े नेता और मुलायम सिंह के करीबी जाने वाले हरमोहन सिंह यादव की आज 10वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक हो रहे हैं। तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। यहां खुद पीएम मोदी को पहुंचना था, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की वजह से पीएम अब कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। एक बड़ा संदेश इस कार्यक्रम के पीछे बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ है। साल 2024 को नजर में रखते हुए यादव समाज के बीच समाजवादी पार्टी को कमजोर करना और यादव वोट बैंक में सेंध लगाना। 2022 के चुनाव में भी बीजेपी को यादवों का कुछ परसेंटेज वोट मिला था, लेकिन अब पार्टी इस बड़े वोट बैंक पर कब्जा जमाना चाहती है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कार्यक्रम में शामिल होना बहुत अहम हो जाता है। कार्यक्रम में पीएम के शरीक होने को समाजवादी पार्टी के बड़े वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स की स्टाइल पर भी सवाल खड़े किए। सुनिए उनसे हमारी ये खास बातचीत। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी के बेहद करीबी रहे हरमोहन सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मुलायम सिंह यादव जी की बहू और बीजेपी की वरिष्ठ नेता अपर्णा यादव जी हैं। अपर्णा जी, आज एक बड़ा इवेंट है इसलिए कि प्रधानमंत्री मुलायम सिंह जी के सबसे करीबी व्यक्ति के पुण्यतिथि के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायने क्या होंगे? मैं समझती हूँ, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके जो है देश सेवा के लिए आगे बढ़े हैं, और जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि ये एक एविडेंट फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है जिनके पुण्यतिथि हो रही है हरमोहन सिंह जी, उनको शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में सिख समुदाय के लोगों की रक्षा करी थी जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। अभी जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो यूपी में चल रहा है, अखिलेश जी को लगातार झटके लगे। आप छोड़ के गई समाजवादी पार्टी, 2022 का चुनाव हारे, एमएलसी का चुनाव हारे, फिर चाचा शिवपाल यादव जो करीब आ गए थे वो चले गए, ओम प्रकाश राजभर साहब भी चले गए। ऐसे में सपा के बहुत पुराने जो लोग हैं उनसे अब पीएम का जो संवाद हो रहा है,
इसके राजनीतिक मायने तो कुछ बहुत होंगे, गहरे होंगे। 2024 का टारगेट देखा जा रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ कि भैया का एक अपना करियर है, एक अपना सोच रखने का तरीका है, एक अपनी विचारधारा है और वो उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरी सवाल चलते चलते ये है अपर्णा जी कि आप बीजेपी में आ गई, तमाम अब बड़ा चेहरा है, बड़ी पहचान है और यादवों की राजनीति बहुत है यूपी में। तो मिशन 2024 बीजेपी में यादव वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का एक जो लगातार कोशिशें हो रही है, उसी के तहत पीएम भी आ रहे हैं और आप भी बीजेपी का चेहरा बन गए। मैं तो ये समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो अपर्णा यादव को आपने सुना, बीजेपी की नेता हैं पर मुलायम परिवार की बहू भी हैं। अखिलेश यादव की राजनीतिक स्टाइल के विषय में बात कर रही थी। यादवों के साथ साथ मुसलमान समुदाय भी समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है और अब ओपी राजभर ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। राजभर ने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 75 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। राजभर ने यह भी कहा कि बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने मुसलमानों को डराया है कि बीजेपी उनके खिलाफ है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने एक चिट्ठी लिखी है ओम प्रकाश राजभर जी के नाम पर और ये अपील की है कि सपा से मुसलमानों को तोड़ने के लिए आप एक अभियान चलाइए, मुसलमान आपका साथ देंगे। आपने चिट्ठी संभवतः पढ़ी होगी राजभर साहब, क्या आपकी रणनीति? नहीं, देखिए, जो शहाबुद्दीन जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी में जब हक के लिए बात करिए, अपने हिस्सेदारी की बात करिए, तो ये गुनाह है। आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, मुसलमान मुझसे कह रहे हैं, जैसा चिट्ठी आपने देखा है, इसी तरह तमाम लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके कह रहे हैं कि आज़ादी के पहले नौकरियों में हम 38% थे। ठीक है, हमारा दुश्मन बीजेपी है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बसपा ने कुछ नहीं किया। 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया? अपने भविष्य की राजनीति का संकेत तो नहीं दे रहे हैं कि मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ? हम कह रहे हैं जिस दिन मुसलमान खाली इन लोगों के जो भय दिखा रहे हैं, जिस दिन मुसलमान खाली कह दे कि हमको भय नहीं है, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, उसी दिन सपा, बसपा, कांग्रेस की राजनीति खत्म हो जाएगी। देख लीजिएगा, 20% अगर हमारी आबादी होती ना, तो हम उत्तर प्रदेश में अब तक हम उलाट दिए होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी आबादी करीब वही 27-28 जिले में है और हम उधर ताकतवर रहते हैं। उसी ताकत के बल पे देश की राजनीति में हम पहचाने जा रहे हैं। मुसलमान को सिर्फ डरवा करके राजनीति लोग अपना कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। ये खाली कहते हैं बीजेपी बीजेपी। बीजेपी खा गई मुसलमानों को। किस एक मुसलमान का नाम कोई बता दे जो डरवाता है कि मुसलमान को बीजेपी खा जाएगी? बदले बदले नजर आ रहे हैं आप। अरे हम बदले नहीं, हम देखिए, हम सही बात बोलते हैं तो बदले बदले नजर आते हैं। हम कह रहे हैं ये लोग कहते हैं मुसलमान को खा जाएंगे। एक मुसलमान का नाम बता दें कि जो देश से मुसलमान को भाजपा ने निकाला हो। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।